नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। और रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। राष्ट्रीय युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री साई ने विशेष रूप से शिरकत की। कार्यक्रम में युवाओं के लिए विभिन्न गतिविधियां और सत्र आयोजित किए गए, जिसमें शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक जिम्मेदारियों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने युवाओं को देश और समाज की सेवा के लिए प्रेरित किया और उनके सशक्तिकरण पर जोर दिया। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। स्वामी विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद जी की। आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे मुख्यमंत्री निवास में सेंड ऑफ सेरेमनी का आयोजन किया गया है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ऐसे अवसर में मंच में विराजमान है हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम, जिनके पास खेल एवं युवा कल्याण विभाग भी है, श्री अरुण साव जी। हमारे छत्तीसगढ़ के खेल एवं युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्वविजय सिंह तोमर जी, विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार जी, उप संचालक रश्मि ठाकुर, विभाग के सभी अधिकारीगण और पूरे प्रदेश भर से युवा विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग से, युवा डिजाइन फॉर भारत ट्रैक से और सांस्कृतिक ट्रैक्स से यहाँ पर पधारे हमारे छत्तीसगढ़ और देश के वॉइस, मेरे प्यारे भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों। मैं पुनः आप सब लोगों का हमारे मुख्यमंत्री निवास में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सबको मालूम है कि 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, जिसको हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी से आप सब लोग परिचित होंगे कि बहुत कम उम्र में, मात्र 31 वर्ष वो जिए, लेकिन इतने कम आयु में पूरे विश्व में सनातन और भारत की संस्कृति को विख्यात करके चले गए। आप सबको मालूम है कि शिकागो के सर्वधर्म महासभा में जिस तरह से उन्होंने हिंदी में अपना व्याख्यान दिया और हमारे सनातन और हमारे देश की संस्कृति को रखा, उसके बाद पूरे विश्व में वो विख्यात हुए। हमारे देश की संस्कृति को, सनातन को विख्यात किए। और छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य है कि काफी समय वो छत्तीसगढ़ में बिताए। और ये जो बूढ़ा तालाब है ना, उसमें बहुत स्नान भी किए। वहां पर आप लोग देखते हैं कि बड़ा सा उनका स्टेचू भी लगा है। और हम लोग अपने प्रदेश के एयरपोर्ट को भी उनके नाम से रखे हैं, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के नाम से रखे हैं। तो हमारा सौभाग्य भी है। और उनका जो यहाँ पर रहते थे डे भवन, उसको भी हम लोग संजो कर रखने वाले हैं। तो इस तरह से हम लोग के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। और हमारे डिप्टी सीएम साहब युवा महोत्सव कराए हैं पूरे प्रदेश में और बड़ी भव्यता के साथ संपन्न हुआ है। समापन में हम भी बिलासपुर गए थे और अब आप सब लोग राष्ट्रीय युवा महोत्सव में
भाग लेने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। आप सब लोग वहां पर हमारे प्रदेश की संस्कृति, लोक नृत्य, युवा नेतृत्व को वहां के राष्ट्रीय मंच पर आप लोग प्रदर्शित करेंगे। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है और जैसा सबको मालूम है, डिप्टी सीएम साहब ने भी कहा कि हमारा ये भारत देश विश्व का सबसे युवा देश है और युवाओं पर ही पूरा देश का भविष्य टिका है। आप लोगों के ऊपर में हमारे देश और प्रदेश का भविष्य टिका हुआ है, तो निश्चित रूप से आप लोग हमारे छत्तीसगढ़ की मिट्टी की खुशबू को वहां पर पहुंचाएंगे और छत्तीसगढ़ का नाम वहां पर रोशन करेंगे। और एक चीज मैं अंत में कहते हुए कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक रुको मत जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इसलिए आप सब लोगों से भी मेरा आग्रह होगा कि आप युवा शक्ति हैं, राष्ट्र शक्ति हैं और एक सपना लेकर चलिए कि किस रूप में आप इस देश की सेवा करना चाहते हैं। निश्चित रूप से प्रयास करने वालों को सफलता कदम चूमती है। आप लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए, और आप लोगों की ये यात्रा 3 दिन की है, 4 दिन की है, 4 दिन की यात्रा सुखद हो। दिल्ली में काफी ठंड पड़ रही है, मैं अभी वहां से होके आया हूं, बहुत ठंड पड़ रही है। और यहां भी कुमारी निधि तिवारी, कुमारी अनुष्का चौरसिया और एक हमारे भाई अपना अनुभव शेयर कर रहे थे। और कुमारी निधि तिवारी को तो हम लोग एक मतलब कविता के मंच में भी सुने, बहुत अच्छी प्रस्तुति उस दिन भी थी, आज भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप लोग आगे बढ़िए, आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जी राम जी बिल को अच्छी योजना बताया। उन्होंने कहा कि इसमें ग्रामीणों को 125 दिनों का रोजगार मिलेगा, मजदूरी का भुगतान 1 हफ्ते के भीतर किया जाएगा और देरी होने पर अतिरिक्त मुआवजा भी मिलेगा। योजना कटाई के मौसम में निलंबित रहेगी, लेकिन ताकि किसानों और मजदूरों दोनों को लाभ मिल सके। देखिए, विकसित भारत जी राम जी, ये अधिनियम बहुत अच्छा है। मनरेगा से हर महीने में अच्छा है। उसमें पहले 100 दिन का रोजगार निश्चित था, लेकिन इसमें 125 दिन का रोजगार निश्चित है। 25 दिन ज़्यादा रोजगार मिलेगा, 25 दिन की मजदूरी भी ज़्यादा लोगों को मिलेगी। और इसमें मजदूरी भुगतान निश्चित किया गया है, 1 सप्ताह के अंदर मजदूरी भुगतान इसमें निश्चित है। और अगर नहीं होगा तो अतिरिक्त राशि मजदूर को देना पड़ेगा। और इसमें जो कृषक हैं, वैसे हमारा ये देश भी कृषि प्रधान देश है, छत्तीसगढ़ भी हमारा धान का कटोरा है। तो अब 2 महीने जब किसानों का काम पीक पर रहेगा, बुआई का समय होगा, धान कटाई का समय होगा, तो उस समय विकसित भारत जी राम जी का काम 2 महीना बंद रहेगा। तो किसानों को भी आसानी से मजदूर उपलब्ध होंगे। उस समय मजदूर किसानों के यहाँ काम करेंगे और उस समय भी उनको मजदूरी मिलेगी। सुकमा जिले के प्रभारी मंत्री और वन एवं परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने सुकमा नगर पालिका क्षेत्र के लिए 4.50 करोड़ रुपए की लागत वाली 43 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में बस्तर सांसद महेश कश्यप, विधायक किरण सिंहदेव सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। विकास कार्यों में सड़क, नाली और अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सुकमा विकसित के ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। विधायक किरण सिंहदेव ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जिले की तस्वीर बदल रही है।
सुकमा में बस्तर सांसद महेश कश्यप ने अटल सदन भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अधिनियम ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। सांसद ने बताया कि अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों का सुनिश्चित रोजगार मिलेगा और मजदूरी का भुगतान 7 दिन के भीतर होगा। देरी होने पर अतिरिक्त राशि मजदूरों को दी जाएगी। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष अरुण सिंह भदौरिया, जिला महामंत्री विश्वराज सिंह चौहान, पार्वती प्रधान, जिला मंत्री संजय सोढ़ी सहित कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्योंकि वो जानते थे और उनके लोग उसमें बिचौलिए के रूप में काम करते थे। लेकिन हमारे मोदी जी ऐसा सिस्टम को सुधारने के लिए ऐसा सिस्टम बना दिया है। आप सबको मालूम है, चाहे किसान सम्मान निधि को किसानों को 2000 रुपया देने की बात हो, महतारी वंदन योजना के माध्यम से 1000 देने की बात हो, या सरकार के विभिन्न योजनाओं का जो डीपीटी योजना के तहत जो लाभ मिलना है डायरेक्ट उनके खाते में मिलता है। इसी प्रकार ये रोजगार गारंटी का लाभ भी डायरेक्ट किसानों को मिले, मजदूरों को मिले और कोई भी इसमें भ्रष्टाचार न कर सके, पारदर्शिता के साथ मिले। इस योजना इसके तहत ये भी जी राम जी 2025 का बिल पास किया गया है। लेकिन इसको जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं मैं सभी पत्रकार साथियों से आग्रह करूंगा, क्योंकि इन लोगों का, वो लोग जो कोई भी कार्यक्रम बनाएंगे, कोई भी योजना बनाएंगे, वो श्रेष्ठ वो लोग बताएंगे, और कोई दूसरा बनाएगा तो उसको एक प्रकार से उसको दुष्प्रचार करना। आज इस चुनाव आयोग को कभी आरोप लगाते हैं, कभी ऑपरेशन सिंदूर में आप प्रश्न खड़ा कर देते हैं, कभी एयर स्ट्राइक में करते हैं। इसका मतलब कोई दूसरा सरकार कुछ भी करे, बड़ा से बड़ा अच्छा से अच्छा काम करे, लेकिन उसको उनके पसंद में नहीं होगा, उनको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन वो जो करेंगे ब्रह्मा का लकीर मानते, तो ऐसा नहीं होगा। देश के लोगों ने मोदी जी को स्वीकारा है और पंच से लेकर पार्लियामेंट तक, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक मोदी जी के पार्टी को समर्थन दिया। इसी का परिणाम है आज देश को बस्तर जैसे क्षेत्र में हम लोग सब लोग रहते हैं, या नक्सलवाद माओवाद खात्मे की हो रहे हैं, और 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लिए 1030 करोड़ रुपए का पैकेज भी हमारे अमित शाह जी ने बस्तर ओलंपिक में घोषणा करके गया है। अभी हर गांव में नक्सल मुक्त गांव को 1000 रुपया देने के हमने वादा भी 1 करोड़ रुपया देने विकास कार्य के लिए देने का वादा किया है। इसके साथ साथ 275 गांव में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा आदि आदर्श ग्राम के नाम से भी यह इस क्षेत्र में चयनित किया गया है। इसका मतलब सभी योजना को लाभ मिलेगा, और सुकमा जैसा क्षेत्र जो हमको पिछड़ा हुआ क्षेत्र, गरीब और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, वो सुकमा भी अब अलग पहचान देश के नक्शे में देगा। ये हमारा इस सारी योजना का लाभ मिलेगा। आज के अवसर पर आप सभी पत्रकार साथियों को अपना समय निकालकर आपने इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हुए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप कहीं ना कहीं इस योजना का वास्तविक रूप जो फायदा है, लाभ है, जनता को मिले, इसके विषय में आप अच्छे से लोगों को समझाने में आपका भी बहुत बड़ा भूमिका होगा। आज के अवसर पर इतना ही मैं आप लोगों को बीच में रखना था। धन्यवाद। दिन कर दिया गया है, 125 दिन अब लोगों को रोजगार मिलेगा, और उस 125 दिन में उसमें एक और संशोधन किया गया है कि कोई भी जो रोजगार गारंटी के तहत काम करने वाला मजदूर हो, उसको पहले 15 दिन के अंदर उसका पेमेंट होने का था, अब उसको 7 दिवस कर दिया गया है। और 7 दिन के अंदर अगर नहीं मिलेगा, उसको ब्याज सहित उनको भुगतान देना पड़ेगा, और ब्याज भी उनको मिलेगा। और ये योजना पहले केंद्र द्वारा संचालित होता था, इसीलिए कहीं ना कहीं राज्य के लोग इसको ध्यान नहीं देते थे, राज्य के लोग इसको महत्व नहीं देते थे। इसीलिए अब राज्यगत, जैसे पहले योजना को अभी 10,000 करोड़ से अधिक खर्चा कर किया जा चुका है इस योजना के माध्यम से, लेकिन धरातल में कुछ नहीं दिखता है। इसके लिए 4 स्टेप में इसको काम करने का अभी रखा है। पहला काम जल संरक्षण, क्योंकि आज हम लोग जल संकट की ओर बढ़ रहे हैं, नदी नाले सूख रहे हैं, हमारे जल स्तर घट रहा है, और मनुष्य जीवन में जल ही जीवन है, ये हम सब नारा भी लगाते हैं। और मनुष्य जीवन के साथ साथ सभी जीवों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जल संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं?
सुकमा कलेक्टर अमित कुमार के मार्गदर्शन में सीईओ ने कोटा जनपद पंचायत में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। आपका अच्छा गांव योजना के तहत मार्च 2026 तक सभी निर्माण कार्य पूरे करने का लक्ष्य तय किया गया। सीईओ ने प्रधानमंत्री आवास योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई और रोजाना कम से कम 20 आवास पूरे करने का निर्देश दिया। NRLM के तहत बता दें कि रोजाना लक्ष्य रखा गया है। बैठक के बाद उन्होंने कन्या आश्रम और शासकीय स्कूल का औचक निरीक्षण किया और शिक्षकों को समय पर स्कूल पहुंचने और मार्गदर्शन सामान्य ज्ञान की कक्षाएं नियमित रूप से संचालित करने का निर्देश दिया। और इसके साथ ही बता दें कि शिक्षकों को समय पर स्कूल आने का निर्देश दिया गया है, जहां औचक निरीक्षण किया गया। और इसके साथ ही बता दें कि शिक्षकों को समय पर स्कूल आने के निर्देश दिए हैं। खबर कोरबा से है, जहां पुलिस ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया है। यह अभियान रजत जयंती वर्ष 2025 से 26 के तहत 1 जनवरी से 11 जनवरी 2026 तक जिले के शहरी, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में चरणबद्ध रूप से चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों और कानून के बारे में जानकारी देना है, ताकि वे आत्मनिर्भर और जागरूक बन सकें। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में पुलिस ने कहा कि इस अभियान से महिलाओं में सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा। महिला सुरक्षा और जागरूकता अभियान के तहत आज कटघोरा के वार्ड नंबर 2 में कटघोरा नगर के बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति में कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें विभिन्न विभागों के लोगों ने अपने अपने व्याख्यान दिए, जिसमें महिलाओं संबंधित दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और आपका पीड़ित क्षतिपूर्ति, टोनही प्रताड़ना के संबंध में इनको बताया गया। और यह कार्यक्रम रजत जयंती महोत्सव के रूप में पूरे राज्य में मनाया जा रहा है। सुकमा के थाना क्षेत्र के नवीन कैंप के जंगल पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के छिपाए हुए हथियार, विस्फोट और अन्य सामान बरामद किया है। ये कार्रवाई नक्सल विरोधी अभियान के दौरान की गई। बरामद सामान से पता चलता है कि नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सुरक्षा बलों की सक्रियता और समय पर कार्रवाई से माओवादियों के मंसूबे नाकाम हुए हैं। अभियान के सभी दल सुरक्षित रूप से कैंप लौट आए हैं। कोरबा जिले में 108 एम्बुलेंस सेवा की गंभीर कमियों का मामला सामने आया। पौड़ी सीएचसी में एक दुर्घटनाग्रस्त मरीज 3 घंटे तक इलाज के लिए तड़पता रहा। स्थानीय लोगों के अनुसार इंतजार के बाद भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। स्थानीय निवासियों ने बताया कि एम्बुलेंस खड़ी थी, लेकिन कॉल करने पर मरीज के मामले को केस बिजी बता दिया गया। इस घटना के बाद डायल 108 एम्बुलेंस सेवा की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। जांच में फर्जी केस दर्ज करने की आशंका भी सामने आई है। जिले में कुल 4 108 एम्बुलेंस ही संचालित हैं, जिससे आपातकालीन सेवाओं में लगातार परेशानी आ रही है। का नाम है तोर? मनोहर। मनोहर, कौन गांव के आप? रमेश्वर नगर। कितना समय हो गए एम्बुलेंस नहीं आया है? तो मेरे को अभी तो 2-3 घंटा हो गया है और अभी तक नहीं पहुंचा है। का हो गया है तो दुर्घटना हो गया? और तो मैं जा रहा था यहाँ नवापारा, का चीज कहते हैं गौरा है, और वहाँ जा रहा था तो कार वाला मारा घिना, मेरे को नहीं पता था मैं कैसे गिरा।
मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, मेरे को हॉस्पिटल ले आया तो उसको मेरे भी नहीं पता कि कैसे ले मेरे को हॉस्पिटल ले आया। अकेले हो? मैं अकेला था। अब मेरा बच्चा है पहले चल दिए थे तो मेरे को बच्चा बोला कि मैं आ करके मैं आ रहा था लेकिन उससे पहुंच नहीं पाया मैं। हाँ, अब मेरा पैर क्रैक हो गया, टूट गया, ना जानी हमरे को नहीं पता, मेरा पैर नहीं चल रहा है जो नहीं पैर। ठीक है। हाँ, अब अभी तक मेरा कोई इलाज नहीं था, मेरा परिवार भी तभी अभी तक नहीं पहुंच पाया। हाँ। सुकमा में 7 महिलाएं समेत 26 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सभी नक्सलियों पर कुल बता दें कि 64 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पित नक्सली बता दें कि माड़ डिवीजन, PLG और जिले के विभिन्न इलाकों में सक्रिय थे। सुकमा, उड़ीसा और माड़ क्षेत्र की कई घटनाओं में नक्सली शामिल थे। SP ने कहा कि सभी सरेंडर नक्सलियों को शासन की पुनर्वास नीति का लाभ मिलेगा। उन्होंने बाकी नक्सलियों से भी सरेंडर करने की अपील की है। पुलिस और CRPF द्वारा जो लगातार नक्सल अभियान चलाए जा रहे हैं, उसके अलावा जिले में जो कैंप खोले गए हैं उससे प्रभावित होकर आज 26 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन 26 नक्सलियों में 7 महिला नक्सलियों का भी समावेश है। इन 26 नक्सलियों पे 64 लाख का इनाम घोषित किया गया है। जो नक्सली आत्मसमर्पित किए हैं उसमें PLG बटालियन नंबर 1, उसके अलावा प्लाटून नंबर 4 कमांडर दक्षिण बस्तर डिवीजन, उसके अलावा कंपनी नंबर 3, कंपनी नंबर 7 जो नक्सलियों की विविध संगठन है, उन संगठनों की ये नक्सली है। इस मौके पे मैं सभी नक्सलियों से ये अपील करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करके छत्तीसगढ़ शासन की जो पुनर्वासित नीति है उसका लाभ उठाएं। सुकमा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बचे 66 सर्वे फिलहाल तकनीकी समस्या के कारण रुका हुआ है। अधिकृत ग्राम सड़क सर्वे ऐप में बार बार सर्वर इशू आने से सर्वे डेटा अपलोड नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते सड़क निर्माण की प्रक्रिया भी बाधित हो गई है। सांसद प्रतिनिधि अरुण सिंह भदौरिया ने इस स्थिति से अवगत कराने के लिए बस्तर लोकसभा क्षेत्र के सांसद महेश कश्यप को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने बताया कि तकनीकी अड़चन न केवल सर्वे कार्य को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को गति देने की केंद्र की मंशा को भी जमीनी स्तर पर अटकाव का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द इस समस्या का समाधान कर सर्वे और सड़क निर्माण कार्य को शुरू किया जाएगा। अंबिकापुर के अग्रसेन चौक के पास मोबाइल दुकान में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग ने दुकान में रखे मोबाइल सेट और नए फर्नीचर को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया। सूचना पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भारी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया गया। आग की वजह से आसपास की दुकानों में भी अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। दुकान संचालक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्होंने कुछ ही दिन पहले नई सजावट और फर्नीचर में भारी खर्च किया था। पेड्रा थाना क्षेत्र की ग्राम में दिन दहाड़े हत्या का प्रयास हुआ। टाइल्स व्यापारी के छोटे भाई पर जानलेवा हमला किया गया। पुलिस के अनुसार यह घटना बता दी कि पर्व के दौरान हुए विवाद के बाद रची गई साजिश का हिस्सा है। आरोपियों ने फोन कर उसे घर से बाहर बुलाया और लाठी डंडों से हमला कर सिर पर गंभीर चोट पहुंचाई है। बता दें कि सुधांशु दुबे की हालत नाजुक बनी हुई है। वह 24 घंटे से अधिक समय से बेहोश है और जीवन मृत्यु के बीच जूझ रहा है। इसके साथ ही बता दें कि पुलिस ने घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार करने की कोशिश तेज कर दी है। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही, और ऐसे ही छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।